हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को शुरुआत करेंगे बच्चों। तो बच्चों आप अपनी कॉपी खोलो, नोट्स बनाओ बच्चों। मैं यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। देखो बेटा, ये जो लेक्चर है इसको आप नोट करते जाओ, हर एक डेरिवेशन, हर एक फॉर्मूले को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हमेशा की तरह बच्चों स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स मीन्स व्हाट? It is a branch of science which deals with the concept of temperature, heat and interconversions of various forms of energy। बेसिकली बेटा ये वाली ब्रांच टेम्परेचर और हीट के कन्वर्जन की वजह से, इनके चेंजेस की वजह से जो अलग क्वांटिटीज़ में चेंज होते हैं उनमें डील करती है। बेसिकली यहाँ पर क्या तीन क्वांटिटी डिस्कस करी जाएंगी। वन इज़ प्रेशर, सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम। ठीक है बेटा, इनके आपस में कन्वर्जन को ही हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। किसी एक चीज़ को चेंज करो, बाकी दोनों पर इम्पैक्ट आएगा। तो वो इम्पैक्ट कैसा होगा, क्या होगा, सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक वर्ड आएगा बच्चों, सिस्टम। सिस्टम मीन्स व्हाट? सिस्टम मतलब कि बेटा एक तो होगा सिलेंडर। क्या होगा? सिलेंडर। ये रहा, है ना, ये सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, एक तो क्या होगा इसमें, सिस्टम, सिलेंडर। ठीक है। अब देखो ये, ठीक है बेटा, ओके। तो इसमें एक तो आएगा सिस्टम, उसमें क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, यहाँ पर एक पिस्टन लगा होगा और वो पिस्टन ऐसा होगा बच्चों, और दिस पिस्टन कैन मूव इजीली। ये एयर टाइट होगा और इसमें कोई भी गैस भरी होगी। ध्यान सुने, ये गैस पार्टिकल्स हैं या कोई भी वर्किंग सब्सटेंस जिस पर हम काम कर रहे हैं, इसको सिलेंडर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? सिलेंडर। दिस इज कॉल्ड सिलेंडर, है ना। और ये होगा बेटा, दिस इज कॉल्ड पिस्टन। पिस्टन ये क्या है सर? सिलेंडर। बेटा इंजेक्शन होता है ना, यहाँ से इंजेक्शन की नली होती है, उसको काट दे, फिक्स कर दे, तो इसमें क्या होता है, हम गैस को कंप्रेस और एक्सपेंड करेंगे, और इस पूरे को बेटा एज अ होल इसको हम बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम मीन्स अ सिलेंडर विद अ पिस्टन एंड हैविंग अ गैस और अ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो इसको सिस्टम बोलेंगे। इसके अलावा जो आसपास है उसको बोलेंगे बच्चों सराउंडिंग्स। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग में बेसिकली हम एयर की बात ज़्यादा करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसमें एक टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम। वैसे तो दो एल आते हैं बट चलो एक ही एल नहीं, ए ही रहने दो। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? व्हेन देयर इज no flow of temperature or heat, we can say, or heat between two systems, then the systems are called in थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब
मतलब प्यारे बच्चों हीट का फ्लो रुक जाए तो इसका मतलब दोनों सिस्टम किस में आ गए हैं, थर्मल। कोई भी दो के कोई भी तीन के बीच में फ्लो ऑफ हीट रुक जाए, ना इधर से इधर जाए ना उधर से इधर, तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सबसे पहली चीज पर। इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट चीज क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा जीरोथ लॉ की बात करेंगे। सर ये क्या हुआ सर, जीरोथ लॉ? सर अब तक तुमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स के, मतलब किसी चीज़ के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ही पढ़े थे। ये जीरोथ लॉ क्या चीज़ आ गई? तो बेटा असली में हुआ क्या था कि इस थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में फर्स्ट लॉ पहले डिस्कवर हुआ तो उसका नाम रख दिया फर्स्ट, फिर एक और लॉ डिस्कवर हुआ उसका नाम रख दिया सेकंड लॉ। फिर क्या हुआ कि लेटर ऑन कुछ साइंटिस्ट्स ने और रिसर्च करी और उन्होंने ये पाया कि भैया जो फर्स्ट लॉ था, जो सेकंड लॉ था, उससे भी बेसिक फंडामेंटल लॉ एक और है, बट अब नंबरिंग दी जा चुकी थी। फर्स्ट लॉ भी दिया जा चुका था, सेकंड लॉ भी, तो अब नंबर्स को तो चेंज नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोला 1 से पहले और क्या आता है, 0, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और कोई इसके पीछे वजह नहीं है। सर क्या है सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? देखो बेटो ये है, उससे पहले आपको जीरोथ लॉ से पहले दो चीजें समझनी होंगी। दीवार मतलब वॉल। दो तरह की वॉल पाई गई है आपकी दुनिया में, क्या क्या? एक तो पाई गई बेटा डाइथर्मिक वॉल, और एक पाई गई बेटा एडियाबैटिक वॉल। कौन सी? एडियाबैटिक वॉल। सर ये क्या होती हैं? तो इन दोनों का अंतर समझते हैं प्यारे बच्चों। जो डाइथर्मिक होती है वो होती है अ वॉल विच अलाउज द फ्लो ऑफ हीट, मतलब वो दीवार जो हीट को आने जाने दे। मतलब जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये दीवार है, यहाँ पर टेम्परेचर है मान लो 100 डिग्री, यहाँ पर है मान लो 20, तो बेटा 100 से 20 की तरफ हीट फ्लो होगी, तो वो हीट को इधर से इधर जाने दे, अलाउ करे। दैट वॉल इज नोन एज डाइथर्मिक वॉल। एडियाबैटिक का मतलब सर विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, मतलब जो हीट को इधर से उधर जाने ना दे। तो बच्चों ये दो तरह की दीवार हैं। तो अब एक यहाँ पे सुनो, ये सिस्टम बनाया गया है ना, ये सिस्टम लिया गया, ठीक है बच्चों। और ये अरे हाँ ये देखो, ये है ना, ये बेटा है ना, ठीक है। अब समझो, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C। बेटा इस बाहर वाली सिस्टम की क्या जानो हम क्या, बाहर वाले जो सिस्टम हैं, अरे भैया तो क्या करे भैया, देखो बाहर वाले सिस्टम को नाम दिया गया एडियाबैटिक वॉल। सर अब तो हमें समझ में आ गया, एडियाबैटिक वॉल मतलब जो एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ ना करे, ठीक है सर। बाहर वाली येलो वाली, अच्छा सर ये वाली भी जो वॉल रखी वो भी एडियाबैटिक रखी, अच्छा सर बहुत बढ़िया, एडियाबैटिक वॉल। और बेटा ये वाली जो वॉल है, ये वाली वो रखी डाइथर्मिक। सर डाइथर्मिक मतलब बेटा जो अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, ये वाली भी डाइथर्मिक। क्या तुझे समझ में आ गया कैसा सिस्टम बनाया? एक सिस्टम बनाया, एक बक्से बनाए, बक्से रखे जिसमें कि दीवारों के अलग अलग रंग से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है सर। अच्छा ऐसा हुआ। अब ये वाला सिस्टम था मान ले 20 डिग्री सेल्सियस पे इनिशियली, ये था 45 डिग्री और ये था 100 डिग्री सेल्सियस इनिशियली। तो बेटा क्या होगा, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मीन्स
हीट इधर भी फ्लो होने लगी और इधर भी फ्लो होने लगी। क्या इधर फ्लो होगी? नहीं सर। क्या इधर फ्लो होगी? नहीं सर। तो सिर्फ किधर किधर फ्लो हुई? इधर और इधर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई बच्चों? है ना, हीट फ्लो नहीं हुई। तो इधर उधर नहीं हुई, ना इधर से इधर ना इधर से इधर, इधर से इधर इधर से इधर। तो जब आफ्टर सम टाइम all three comes in a equilibrium, कौन कौन? A, B, C। मतलब क्या? तो उसको बोला गया कि भाई ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, ए सी के साथ आ गया, तो इसका मतलब बी और सी भी इक्विलिब्रियम में आ गए। इसी को बोला गया बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या तुम्हें समझ में आ गया? हाँ ना बोलो। बेटा तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ कि भैया ए जो है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो इसका मतलब बी और सी भी आपस में किस में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। जबकि इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दीवार कौन सी है सर? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब तुम्हें समझ में आता है क्या बच्चों? यस। डाइथर्मिक का आता है क्या? यस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया। अब हम बात करें, कुछ टर्म्स पढ़ते जा रहे हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर एक टर्म आई हीट, इंटरनल एनर्जी, कॉमा हीट कॉमा वर्क। वर्क ना लिख के, हाँ वर्क लिख दो, चलो मैं आप समझाता हूँ। इन चीज़ों को समझो, इनमें साइन कन्वेंशंस यूज़ होंगे जो कि आपके काम आने वाले हैं इसी चैप्टर में। हाँ तो बेटा हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है, जैसा अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ बच्चों, है ना। जैसे बेटा ये है कोई सिस्टम में क्या होगा सर? एक सिलेंडर होगा, एक पिस्टन होगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। ये अब क्या हुआ कि हमने इसको नीचे से बर्नर पे बैठा दिया, मतलब ज्वालाएं निकलने लगी, मतलब हीट निकलने लगी। ये रेड आग, अरे बर्न मतलब गैस लैंप, ठीक है बेटा। तो होगा क्या कि अगर ये डाइथर्मिक वॉल है तो हीट एंटर करेगी, हाँ सर करेगी। तो उसकी वजह से इनके पार्टिकल्स जो हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो ये तेज़ तेज़ वाइब्रेट करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा बेटा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल हल्के होकर ऊपर की तरफ भागेंगे, हाइट भी बढ़ रही है। तो बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी गिवन अ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू द सिस्टम, दैट इज नोन एज, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी। मतलब अब एक बात समझो कि बेटा अगर इफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, अगर कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने को कैसे लेंगे बेटा? एज अ पॉजिटिव साइन। और बेटा इफ देयर इज अ हीट लॉस बाय अ सिस्टम, अगर हीट लॉस होगा बेटा तो उससे इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, तो उसको नीचे यानी उसको नेगेटिव लेंगे। और बेटा अब क्या तुम्हें समझ में आया? इंटरनल एनर्जी देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी घटेगी तो नेगेटिव। किसकी? सिस्टम की। किसकी बेटा? सिस्टम की। बहुत बढ़िया सर। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा आप समझते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। सर इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या होगा बेटा? सिंबल लिख लो, होगा यू। क्या होगा? यू। और बेटा एनर्जी जो है वो कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? सर स्केलर। बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जल्दी से बता दो वहीं बैठे बैठे। सर हमें पता है, जूल।
और CGS यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जल्दी बताओ सर। अर्ग 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग, है ना बेटा, सही है, 7 अर्ग, है ना, ये भी होता है, ये सब होता है। और एनर्जी की और भी यूनिट्स होती है, कैलोरी, जूल, जूल इंटू कैलोरी भी पूछा जाएगा, है ना, तो वो अब धीरे धीरे बात करते जाएंगे। तो क्या तुम्हें इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई? इंटरनल एनर्जी मतलब पार्टिकल्स की हीट एब्जॉर्व करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो उसको हमने क्या बोला? इंटरनल एनर्जी। ये ऐसे ऐसे जुम 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 वाइब्रेट करेंगे, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बेटा वर्क की। वर्क बहुत सरल, ध्यान सुने, वर्क बहुत सरल बेटा। कैसे? देख, ये तेरी प्यारी सी एक्टिवा, सर क्या है ये? एक्टिवा, हाँ बेटा, और इस पर बैठा है ये तू, ठीक है। आज अब तो 2 काम करके पहुंच सकता है, यहाँ से तेरे को यहाँ पहुंचना है, ए पोजीशन से बी पर पहुंचना है। तो जब तेरी गाड़ी में पेट्रोल है तो तू खट से पहुंच जाएगा यहाँ तक, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, इन द सेकंड केस देयर इज़ नो पेट्रोल इन योर एक्टिवा, गरीब लोगों की एक्टिवा, तो उसमें क्या होगा बेटा कि तू एक्टिवा को लेके जाएगा, तो तेरे को मज़ा किस में आएगा बता? सर मेरे को मज़ा आएगा जब मैं एक्टिवा को खींच के ले जाऊँगा। मतलब मज़ा मीन्स तेरी एनर्जी लगेगी। तो बेटा ये एक्टिवा जो थी ये क्या है? सिस्टम है। क्या है बच्चों? सिस्टम है, बहुत सारे गियर्स का। अगर सिस्टम हमें काम करके दे रहा है, इफ़ सिस्टम gives work, it is taken as positive. If system not give work, इसका मतलब नेगेटिव। मतलब बेटा जब हम एक्टिवा को यहाँ से यहाँ लेके आए तो नेगेटिव वर्क, क्योंकि हमने काम किया सिस्टम पर, हमारे पसीने छूट गए। और जब एक्टिवा हमें यहाँ से यहाँ लेके आई तो पॉजिटिव वर्क, क्योंकि एक्टिवा ने हमें काम करके दिया। तो बेटा वर्क को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेंगे, समझ में आया? बाकी वर्क का फॉर्मूला तो वर्ल्ड फेमस है ही है, क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये बिंदी क्या लगा दी? बेटा ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट। क्यों है सर? क्योंकि बेटा वर्क स्केलर है। whenever we want a scalar result by the 2 vectors तो we do डॉट प्रोडक्ट। समझना पड़ेगा, है ना, पुराने वो छोटी क्लासेस की फिज़िक्स है। क्या यहाँ तक की बात सारी क्लियर हो गई बच्चों, है ना? एक बार मैं जूम इन देख लूँ, यस, ऑल आर इन द फोकस। तो अब आगे पढ़ते हैं बेटा। अब आगे का टॉपिक है बेटा PV इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, ध्यान सुनना बच्चों, इंडिकेटर डायग्राम, इसको PV डायग्राम भी बोल सकते हैं, PV इंडिकेटर डायग्राम भी बोल सकते हैं, है ना बेटा? ये क्या होते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PV इंडिकेटर डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम? इंडिकेटर डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनेंगे उनको बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब आगे देख बेटा, यहाँ पे ले ले तू प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस, यहाँ पे ले ले तू वॉल्यूम इन द एक्स एक्सिस। बेटा अगर मैंने ऐसे बनाया और इस पर ये एरो लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देख ये हुआ, देखना ध्यान से, ये तेरा सिलेंडर है बेटा, है ना, और इसमें तेरा पिस्टन है, ये रहा, ये है, ठीक है। यहाँ पे तेरी गैस भरी हुई है ना बेटा, ये तेरी गैस भरी हुई है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब अगर तू प्रेशर को कम करेगा और देख वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख यहाँ पे ये वॉल्यूम है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट प्रेशर की वैल्यू देखेगा तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब तू इसको एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपेंड, यानी तू पिस्टन को एक्सपेंड होने दे रहा है। अच्छा, अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना दूँ तो बेटा, एरो ऐसे लगा दूँ, तो अब तू क्या कर रहा है? देख, वॉल्यूम पहले यहाँ पे ये रहा इनिशियल, और प्रेशर ये रहा, और अब यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर और बढ़ गया। इसका मतलब तू क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कंप्रेस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपेंशन एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कंप्रेशन। और बच्चे
इस ए पॉइंट से तू एक्सपेंड होता हुआ बी पॉइंट तक पहुंचा और तूने उस प्रोसेस को रिवर्स किया तो तू वापस बी से ए पे पहुंच गया, तो दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बच्चों? साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा सर, हाँ बेटा, यानी कि व्हेन सिस्टम कम्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर reverse the changes is called cyclic process। क्या बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है? बेटा वहीं बैठे बैठे बोलो। है ना, प्रोसेस, ठीक है बेटा। अच्छा, तो साइक्लिक प्रोसेस। और बेटा एक खास बात, इसमें जो अंदर एरिया आया, दैट एरिया इज नोन एज दिस एरिया ऑफ पीवी डायग्राम गिव्स यू वर्क डन। एरिया आपको क्या देगा? वर्क डन देगा। एरिया आपको क्या देगा? वर्क डन देगा। अब सर इसमें बहुत सारी फिजिक्स काम आने वाली है, अब तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें सब सिखा रहा हूँ। ये एरिया जो इसके अंदर एनक्लोज है ना, ये आपके वर्क डन को निकालेगा। सर कैसे निकालेगा? सर क्या कब निकालेगा? तो बेटा वो न्यूमेरिकल्स के साथ हम समझेंगे, तो उस चीज़ को हम आगे करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक वर्क का फॉर्मूला आया, वर्क, है ना। वर्क क्या होता है बेटा? वर्क तुम्हें पता है कि क्या है सर? F इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क, है ना बच्चों। ये तुम्हें पढ़ रखा है पहले ही, भाई पहले वाली क्लास में पढ़ रखा हो, इसी क्लास में पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है, हाँ ना बोलो? हाँ सर। बट यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला अलग होगा। तो बेटा पहले हम लेते हैं पिस्टन। क्या लेते हैं? पिस्टन। ये ले लिया, ठीक है सर, है ना बेटा, ये ले लिया मान लो, हाँ ये हो गया तुम्हारा पिस्टन, ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारे ये आ गए पिस्टन, है ना बच्चों। इसमें कोई भी गैस भरी हुई है सर, ठीक है, सुनना बात को ध्यान से, तब आएगा मज़ा समझ। सर हमें सिस्टम से वर्क कराना है, तो वर्क के लिए एक तो फोर्स चाहिए और एक क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको नीचे बर्नर लगा दें, गैस का बर्नर, तो वो क्या करेगा बेटा? इसको हीट देगा, हीट एब्जॉर्व करेगा ये सिस्टम, और अगर हीट एब्जॉर्व करेगा तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा। अगर वॉल्यूम को मैं यहीं रोक दूं, तो अगर मैं पिस्टन को यहीं फिक्स कर दूं, तो प्रेशर क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है सर। ये जो पिस्टन है ना, ये एयर टाइट है, ऐसा मतलब ना सर ये हवा नहीं यहाँ से निकल जाएगी वहाँ से निकल जाएगी, अरे देसी जुगाड़ नहीं कर रहे हैं, पूरी अच्छे से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हीट दी, तूने पिस्टन में फोर्स पड़ा और पिस्टन को तूने फ्री छोड़ दिया, तो बेटा इतना प्रेशर इसमें क्रिएट होगा कि वो सारा का सारा इसमें अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा, यानी इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों? पिस्टन खिसकेगा, और खिसक के मान लो यहाँ आ गया। सर पिस्टन हरे से गुलाबी कैसे हो गया? ये तो अपनी स्मार्ट बोर्ड का कमाल है, बाकी रंग नहीं बदलेगा। तो इसने ये डिस्प्लेसमेंट किया प्यारे बच्चों, कितना? dx, कितना? dx। अच्छा सर, तो इनिशियली जो प्रेशर था वो था P, और वॉल्यूम जो था V था, और जो टेम्परेचर था वो T था। अच्छा, तो बच्चों क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क कैलकुलेट करना है, तो छोटा सा वर्क बराबर फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, अच्छा सर। अब बेटा तेरे को मैंने हमेशा सिखाया है कि फोर्स की वैल्यू क्या रखेगा? सर मैं रखूँगा M इंटू ए। अरे गलत हो जाएगा लाला, क्या रखेगा? प्रेशर इनटू एरिया। क्या रखेगा? प्रेशर इनटू एरिया। एरिया ऑफ द पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन मान ले ए है, तो तू रखेगा dW बराबर PA/dx। और बेटा जब भी हमें छोटा सा वर्क डन आ गया dW,
छोटे से बड़ा कैलकुलेट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ dw बराबर इंटीग्रेशन PA/dx। ठीक है बच्चे। अच्छा सर बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो एक चमत्कारिक रूप से ये देखेगा कि बेटा ये चीज़ क्या बन गई सर, ये तो वॉल्यूम बन गया छोटा सा। कैसे बन गया सर? देख, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर निकालना हो तो उसका होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इंटू हाइट। इन इंटीग्रेशन को हटा दे, अगर इसी फॉर्म में रखना चाहता है इसी में रख ले, बाकी इंटीग्रेशन हर जगह यूज़ करेंगे, अभी समझ में आ जाएगी सब चीज़। तो बेटा एरिया, हाँ सर एरिया पिस्टन का, और हाइट तो ये क्या बन गया? वॉल्यूम। तो यानी एक फार्मूला आ गया dw इज इक्वल्स टू PdV। क्या आ गया बेटा? dw इज इक्वल्स टू PdV। क्या आ गया? dw इज इक्वल्स टू PdV। इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए पता चल जाएगा कि अब आज के बाद dw की जगह जब भी मैं बोलूँगा या लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? PdV, ना कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम्हें समझ में आई? इस पूरे चैप्टर में हम dw जहाँ भी आएगा हम वहाँ PdV लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब एक और चीज़ जो बेटा यहाँ पर हम लोग एक कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, जैसा मैंने तुम्हें बताया था साइक्लिक प्रोसेस में। तो इसमें 2 कंक्लूजन लिखो बेटा। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन, या फिर मैं अगले वाले पे ही लिखवा देता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, है ना। तो बेटा PV कंक्लूजन फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन। मतलब अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कुछ कंक्लूजन्स पे हमें काम करना पड़ेगा। क्या है सर? देखो बेटा, ये अच्छा ठीक है, और ये बेटा ये ठीक है। अब हमने ये ड्रॉ कर लिया, तो इस पे ले लिया हमने P और इस पे ले लिया हमने V। ध्यान सुनना, ये वाली बात है ना इम्पॉर्टेंट है, कंक्लूजन समझा रहा हूँ। मान लो ऐसे हुआ, ऐसे गया कोई ग्राफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इसमें ऐसे हुआ है, ये प्रोसेस ऐसे चला है और गिनती स्टार्ट हुई है यहाँ से। ध्यान सुने, P Q R S। तो बेटा ये ग्राफ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज है। एक तो ये क्लॉकवाइज है, और नीचे वाली लाइन कंप्रेशन को शो कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम, इधर का वॉल्यूम कितना है बच्चों, है ना। इधर का वॉल्यूम देखो ये है कि नहीं भाई? इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। देखो ये है इधर का वॉल्यूम, है ना बेटा, ये है इधर का वॉल्यूम, ये है, और इधर का वॉल्यूम सर ये है ना बच्चों। तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो यूँ आ रहा है, तो ये कंप्रेशन है ना बेटा। तो अगर ऊपर एक्सपेंशन आ जाए और नीचे कंप्रेशन आ जाए तो वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव लेना है हमें। सर कैसे? वो समझाऊंगा। यानी वर्क डन पॉजिटिव है मतलब सिस्टम गिव्स वर्क टू अस, मतलब सिस्टम हमें काम करके दे रहा है। समझ में आ रही है सर क्यों ऐसा, क्या ऐसा, वो सब समझाऊंगा। अगर ग्राफ इसका उल्टा हो जाए, लेट्स से जैसे यहाँ पे ठीक है बेटा, ऐसे हो जाए, ठीक है, ये ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे लिया हमने P और यहाँ पे लिया हमने V। ठीक है बच्चों, ओके सर, अच्छा सर, अब दे यार, और ऐसा आ जाए, ऐसे चले प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव।
यानी वर्क डन कैसा काउंट होगा, नेगेटिव काउंट होगा। सर कैसे, वो भी मैं अभी समझाऊंगा एक एक न्यूमेरिकल दोनों का करा कर। बट ये कंक्लूजन्स लिख लो, साइन कन्वेंशंस लिख लो, अगर इस तरह से होगा तो पॉजिटिव और उस तरह से होगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। ये चीज़ लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। क्लॉकवाइज हो तो सिस्टम गिव्स वर्क टू अस, इट मीन्स टेकन एज पॉजिटिव, और ऐसा हो तो नेगेटिव। ये क्वेश्चन है, देखो इसको प्रेशर लिया एटीएम में। एटीएम समझते हो? हाँ सर, 1 एटीएम बराबर कितना सर? वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना बच्चों। ठीक है, और वॉल्यूम किस में लिया है? लीटर में। सर लीटर को मीटर में के चेंज करना सिखाओ, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, चेंज कर लेंगे। तो देखो बेटा, तो साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है फ्रॉम ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से डी गया, और डी से ए गया। तो यहाँ के वर्क डन को W1, यहाँ के वर्क डन को W2, यहाँ के वर्क डन को W3, यहाँ के वर्क डन को W4। तो कुछ बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं ढंग से, वो ये गलती मत करना कि आप इसका एरिया ही, मैंने आपको बताया था साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर द ग्राफ इज शोज वर्क डन, तो आप ये एरिया निकाल दो। नहीं बेटा, पहले निकालेंगे अपन W1। तो W1 आएगा एरिया अंडर ग्राफ AB। तो AB के नीचे पूरा एरिया है यहाँ तक, ये इनका नाम रख देते हैं F और E। तो मतलब कितना एरिया आएगा? AB F E A, ये पूरा एरिया कितना हुआ सर? ये हुआ AB इंटू BF। सर BF से सर हमें कुछ याद आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ी फीलिंग भी आ गई। ठीक है, BF ये, तो ये रेक्टेंगल है। तो बेटा AB कितना है सर? AB है, ये 1 है y कोऑर्डिनेट, और ये कितना है 3। भाई ये तो सेम है, 3 - 1 2, तो सर 2 आ गया। बट 2 किस में आया बच्चों? लीटर्स में। हमें किस में चाहिए? मीटर क्यूब में। मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय -3 इंटू BF कितना प्यारे बच्चों? ये पूरा। सर कैसे लिखूं? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है ना बेटा, तो 5 ATM। क्या? 5 ATM। तो बच्चों इसको ऐसा लिखा जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 5, और ATM की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁻5। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये और ये कट के कितने रह गए बेटा? ये रह गए 10⁻2, और बेटा 5 2 ज़ा 10, और 10 इंटू दिस 1.013, तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 1.013 इंटू 10⁻3 जूल। किस में आ गया बच्चों? जूल में आ गया। सर कैसे आ गया? तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इसको इससे इंटू कर दूं तो वी कैन राइट 1013 जूल। क्यों? क्योंकि इधर वर्क निकाला है, वर्क 1। ऐसे ही बेटा वर्क 2, तो वर्क 2 कितना होगा सर? यहाँ से यहाँ तक का वर्क बताओ। तो बेटा मैंने आपको बताया है, वर्क हमेशा क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पर तुम ये देखोगे और पाओगे कि इसके नीचे, इस लाइन के नीचे एरिया तो है ही नहीं, है तो लाइन है, लाइन मतलब बहुत पतली, तो इसका वर्क डन कितना हो गया? 0। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें समझ में आई बातें? इसका वर्क डन 0। ठीक है, और एक ये आ गया वर्क डन। ठीक है बच्चों। अच्छा सर अब W3 निकाल लेंगे। W3 नेगेटिव होगा। सर क्यों होगा? कंप्रेशन है बेटा। देख वॉल्यूम C यहाँ पर है और D यहाँ पर है, यानी वॉल्यूम घटा है, इट मीन्स नेगेटिव वर्क। क्या होगा बेटा? DC इंटू CF। सर DC कितना है? DC बेटा वही 2 है बट माइनस का है, इंटू 10⁻³ और CF कितना है बेटा? सर CF है 2। भाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी? ये है ना, सही है ना बच्चों? है ना, मैंने सही लिखा है ना? जल्दी बोलो। 1 y कोऑर्डिनेट 1 उल्टा लिखा है क्या? एक सेकेंड में इसको चेक कर लेता हूँ। वैसे जहाँ तक है सही है,
हाँ तो बच्चों इसमें कोऑर्डिनेट्स उल्टे हैं ना, देखो कुछ नहीं, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y है ना, बट आप ऐसे समझो कि मैंने जो लिया है सिस्टम में, आप ये समझना, इससे आप कन्फ्यूजन हट जाएगा। यहाँ लिख लेना, पहला वाला y है, दूसरा वाला x, पहला वाला y है, दूसरा वाला x, है ना बेटा। हाँ अब आ रही है सही समझ में, पहला वाला y है, दूसरा वाला x, पहला वाला y है, दूसरा वाला x। इन जनरल पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, बट ये मैंने देखा बुक की लैंग्वेज में कि उसने ये बोला है कि हर पहला पॉइंट y है। हमने यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखी क्वेश्चन की, इसलिए ऐसा हुआ, बट अब सही है, पहले वाले को y लेना। तो बेटा CF कितना होगा, CF सर ये हाइट होगी, तो हाइट कितनी है सर, 2 है, हाँ 2 है बेटा, तो 2 इंटू 10⁻⁻, प्लस 5 पास्कल होता है ना बेटा, और इंटू 1.013, तो सर इसको भी सॉल्व करो। हाँ बेटा ये हो गया 10⁻², है ना बेटा, और ये 2 2 जा 4 इंटू, सर ये भी तो है, हाँ बेटा 1.013 इंटू, तो बेटा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, फिर 4 0 जा 0.4 माइनस का इंटू 10⁻, कितना आ रहा है 2, तो कितना हो गया बेटा माइनस का 405 जूल, 0.2 भी लिख लो, ये आ गया, ठीक है बेटा। ओके सर ये आ गया। अब सर इसका बताओ W4, तो बेटा एज़ यू नो कि W4 जो है उसके अंदर नो एरिया, उसके अंदर कोई एरिया नहीं है, तो अगर कोई एरिया नहीं है तो वर्क डन कितना होगा 0। तो टोटल वर्क डन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, सर सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ दो बेटा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो बेटा 4 और 2 तो 0 हैं, ये भी 0, ये भी 0, इन दोनों की वैल्यू रख के माइनस करके जो आंसर आए वो तुम कर लेना। क्या तुम्हें समझ में आ गया बेटा। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का ध्यान रखना, तो तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा, है ना बेटा। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत सरल, बहुत सिंपल, बट समझाना पड़ेगा। हाँ सर देख, ये तेरा क्या है बेटा, पिस्टन है सर, क्या है तेरा पिस्टन, ये ले, मस्त ड्राइंग का परिचय देते हुए ये बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग, है ना, मस्त है देख, वरना मैं पिस्टन ऐसा सिलेंडर बना ही नहीं पाता हूँ सीधा सीधा, अब बनेगा। इसको वापस पतला कर लिया है, कलर वापस, ये तेरा पिस्टन आ गया बेटा, ये ठीक है बेटा। ये अब इसमें कोई भी गैस भरी है सर, ये रही, ये कोई भी गैस भरी हुई है, ठीक है सर, है ना, ओके। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आप यहाँ से हीट दे रहे हो तो इसका अगर इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है ना बेटा, कुछ भी है, मतलब इनिशियली हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को PV T मान लिया है। अच्छा सर बहुत बढ़िया, अब आगे चलो, अब आगे देख तो बेटा थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ने ये बोला कि जो भी आप हीट दे रहे हो डेल क्यू, डेल क्यू मतलब समझते हो, एक्सचेंज इन हीट, डेल क्यू क्या है, डेल क्यू, तो वो कुछ तो पार्टिसिपेट करेगी एज अ इंटरनल एनर्जी और कुछ पार्टिसिपेट करेगी एज अ वर्क डन। ये होता है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। सर नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी देख अब आएगा। इसको बोलते हैं बेटा, जो भी आप हीट दे रहे हो, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम, है ना, आपने सिस्टम को हीट दी, तो जो भी आपने हीट दी वो कुछ स्टोर एज अ इंटरनल एनर्जी और कुछ जो बची हुई है कन्वर्ट इनटू वर्क। मतलब द सिंपल स्टेटमेंट इज
कि जो भी आप हीट दे रहे हो ना बेटा, जो भी आपने हीट दी है वो कुछ तो हो जाएगी किस में कन्वर्ट, कुछ तो हो जाएगी बेटा सिस्टम में, और कुछ जाएगी वर्क डन में, और कुछ में नहीं आया सर सुन बेटा, आपने 10 जूल हीट दी तो सिस्टम ने कुछ तो अपने अंदर स्टोर कर ली इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली अपनी, और पोटेंशियल एनर्जी भी, अगर भाई है ना, दोनों एनर्जी में चेंज कर लिया, और कुछ वर्क डन करके दिया। सर वर्क डन अगर करके दिया इसका मतलब पिस्टन डिस्प्लेस हुआ होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, हुआ होगा मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट कंडीशन, कि डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट के बिना वर्क नहीं आएगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए तो वर्क भी क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। हाँ बेटा, दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो आप इसको इंग्लिश में स्कूल की लैंग्वेज में लिखे आना। क्या लिखे आना? का द लिख दूँ क्या? हाँ सर, द heat given to a system is partially stored in the form of internal energy and remaining used in work done। अच्छा सर, ये हो गई तुम्हारी स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, ये हो गया तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। क्या तुम्हें समझ में आ गया? हाँ सर। अब बेटा हम इसमें कुछ आगे के टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आएगा बेटा मेयर्स रिलेशन। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट पर। स्पेसिफिक हीट पर ध्यान सुने। स्पेसिफिक हीट पर सर इज रिप्रेजेंट बाय अ लेटर सी एंड द फॉर्मूला इज सी इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय एम डेल टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। इसमें डेल क्यू का मतलब होता है बेटा चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, और बेटा एम का मतलब होता है मास, और बेटा डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, है ना बेटा, ये है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं। मतलब इसमें अब सर एक और चीज़ बताओ, क्या सी मतलब स्पेसिफिक हीट, सी मतलब स्पेसिफिक हीट, क्या सी नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, इन्फिनिटी हो सकती है? तो बच्चों से पूछा गया है सवाल, तो बच्चे क्या बोलेंगे बताओ, तुम क्या बोल रहे हो? तो मैं बोल देता हूँ, तुम बताओ क्या बोल रहे हो। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी और ये भी। कैसे सर? अगर बेटा ध्यान सुनना, अगर डेल टी के टेम्परेचर को चेंज ना करो, मतलब इफ़ डेल टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। सर कैसे? बेटा इसकी ज़ीरो हो गई तो कुछ क्वांटिटी में ज़ीरो का डिवाइड लगाओ, यानी 1 के नीचे ज़ीरो का डिवाइड लगाओ, इट बिकम्स इन्फिनिटी। अच्छा सर, ये पहला हो गया। सर ऐसा कैसे होगा वो बाद में सिखाएंगे, बट स्पेसिफिक हीट कैन बी इन्फिनिटी। सर इफ़ डेल क्यू ज़ीरो हो जाए तो सी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, ज़ीरो। थर्ड, इफ़ डेल क्यू इज़ नेगेटिव तो सी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, नेगेटिव। सर कैसे हो गया? अरे वो बता दूंगा अभी। और चौथा, इफ़ डेल क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव
तो सी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, पॉजिटिव भी हो गई। यानी ऑल द 3 केसेस आर पॉसिबल, ये तीनों केस पॉसिबल हैं, पॉसिबल हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर पहले स्पेसिफिक हीट समझा तो दो, डेफिनेशन तो बता दो। तो बेटा पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है ना, अब डेफिनेशन लिखते हैं स्पेसिफिक हीट की। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज a temperature of 1 gram या unit mass, the temperature change of unit mass by 1 degree, so this heat is called specific heat। मतलब देख बेटा, जैसे तेरा ये एक बर्तन था, उसमें कोई तूने पानी भर रखा था यहाँ तक, और उसका टेम्परेचर जो है तूने 17 डिग्री से 18 डिग्री कर दिया, तो हीट लगेगी। ऑब्वियस है, टेम्परेचर चेंज बोला है, चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मान ले इसका 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और तूने इसको ठंडा होने रख दिया और इसका 16 डिग्री हो गया, तो हीट निकलेगी। इस प्रोसेस में जब भी टेम्परेचर कम होगा, हीट रिलीज बाय सिस्टम नेगेटिव, और इसमें हीट गेन होगी। क्या तुझे समझ में आ गई? होगी, है ना बेटा? तो ये वाली बात आई। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन भी आ गई, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला भी आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी ज़ीरो भी आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक बहुत फेमस रिलेशन पर, जिसका नाम है मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? मेयर्स फॉर्मूला। तो देखते हैं। और बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपके केमिस्ट्री में भी है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये इसको मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं, है ना बच्चों? ये तुमने वहाँ पे भी पढ़ा होगा। अब इसको पढ़ने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें पहले वो समझते हैं। बेटा दो तरह की स्पेसिफिक हीट है, एक तो Cp और एक CV। Cp का मतलब है प्यारे बच्चों स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो अगर उसकी स्पेसिफिक हीट में चेंज होगा तो उसको हम Cp बोलेंगे। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको हम Cv बोलेंगे। इसमें Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। सर ऐसा क्यों? सब बच्चे अब ये भी पूछेंगे कि हमेशा ही ऐसा होता है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा है, तो बच्चे पूछेंगे क्यों, तो क्यों का आंसर भी देना ज़रूरी है। ये देखो, है ना बेटा, ये ठीक है, ये एक हमने ये ले लिया पहले तो, ठीक है सर, और एक ये ले लिया ना बच्चों, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, ये दो हमने सिलेंडर ले लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ समझते हैं हम लोग इसमें से रिलेशन। ये पहले बात कर रहे हैं CV पर। पिस्टन यहाँ पे है मस्त, ये रखा हुआ पिस्टन। अब बेटा वॉल्यूम को क्या रखना है? कांस्टेंट। वॉल्यूम को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, ठीक है सर। तो जो भी हम हीट देंगे तो पिस्टन ऊपर नहीं खिसकेगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर खिसक गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा सिलेंडर का, है ना बेटा? तो इसका मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। हाँ सर रखना है।
ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी, ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड एज इंटरनल एनर्जी यू। सारी की सारी एनर्जी किस में स्टोर हो रही है? इंटरनल एनर्जी। जो भी हम हीट दे रहे हैं बाहर से वो सब, अब पिस्टन तो खिसक नहीं रहा, यानी वर्क तो मिल नहीं रहा, तो सारी की सारी एनर्जी किस में स्टोर हो रही है? एज अ इंटरनल एनर्जी यू। अच्छा, बट हेयर पिस्टन यहाँ पे मान लो, ठीक है सर, है ना बच्चों, पिस्टन यहाँ पे है। अब जब हम इसको हीट दे रहे हैं, वो ये यूज़ कर रहा है पिस्टन को खिसकाने में भी। मान लो इसने dx खिसका दिया, तो अगर dx खिसका दिया तो हमें वर्क डन मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, मिलेगा, ये हो गई तुम्हारी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, मिलेगा। और साथ में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, भाई वर्क डन भी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सर ऐसा क्यों सर? सर ये बताओ बेटा, देख पिस्टन को खिसकाने के लिए पहले इसको इंटरनल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान सुनना, पिस्टन ऐसे थोड़ी खिसक जाएगा, नहीं सर, पहले पिस्टन को खिसकाने के लिए पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी। अब इतनी बढ़ गई कि वो इसको खिसका पाई, यहाँ तक ला पाई, है ना बेटा, यहाँ तक ला पाई मान ले, तो फिर अब और ऊपर ले जाना है तो और इंटरनल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तब उसका कुछ पार्ट वर्क डन में कैलकुलेट होगा। तो यानी ये भी बढ़ रही है और वर्क डन भी मिल रहा है। दैट्स वाई सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। क्या तुम्हें समझ में आया? जल्दी से बोलो, दिस इज द रीज़न। अच्छा, तो सर ये मेयर्स फार्मूला कैसे करेंगे? तो मेयर्स फार्मूला का डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, हर स्कूल में पूछा जा सकता है, मतलब बहुत अच्छा है। तो सर करते हैं, तो मैं बेटा नई स्क्रीन ले लेता हूँ या उसी पे करता हूँ, चलो उसी पे कर देता हूँ। मेयर्स फार्मूला देखो, तो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, ऐसे कर लेते हैं कि हम सी वी लिखते हैं, उससे पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिख दूँ, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। हाँ सर, आपने सिखाया था कि डी डब्ल्यू को हम पी डी वी लिखेंगे, डी डब्ल्यू को हम क्या लिखेंगे बच्चों? पी डी वी भी लिखेंगे। हाँ हाँ सर, ध्यान आ गया। तो बच्चों अब थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो देखो, तो पहले लिया मैंने सी वी, मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सर इसको लिख दो डी क्यू बाई डी यू बाई डी टी। सर कैसे लिख दिया सर ये? सर ये कहाँ से आ गया सर? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया कि सर ये कहाँ से आ गया है डी क्यू बाई डी टी, है ना? तो देखो यहाँ पे लिख दो कांस्टेंट वॉल्यूम। सर कैसे कैसे कैसे? देख बेटा, मैं रफ में सिखाता हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, है ना बेटा। मैंने क्या करा कि स्पेसिफिक हीट है, ऊपर डेल क्यू आता, भाई स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है सर डेल क्यू बाय एम की वैल्यू अगर 1 ले लूँ डेल टी। भाई एम की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ? 1 यूनिट मास ले रहा हूँ, तो इसको हटा सकते हैं, है ना बेटा। अच्छा सर ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब सर डेल क्यू, अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये जो है ये क्या हो गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये 0 हो जाएगा। मैं हटा रहा हूँ साथ साथ में सिंबल्स भी, है ना बेटा। हाँ, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसका कुछ नहीं होगा बट डी यू का डी टी। तो सर इसमें पूरी वैल्यू लिखोगे तो डी यू रह जाएगा और डी टी रह जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। देखो बेटा, क्योंकि इसका तो हो गया टी टी के सामने, टी के रेस्पेक्ट में, बट इसका ये तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया। अच्छा, इसीलिए हाँ बेटा, है ना। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, डी यू बाई डी टी, क्योंकि जब हमने यहाँ लिख ही दिया है कांस्टेंट स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब निकालना है बेटा सी वी। सी वी क्या होगा सर? सी वी में तो दोनों आएंगे, डी यू बाई डी टी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, वो भी वेरिएबल है, तो सर ये 0 नहीं होगा। और बेटा पी डी वी बाई डी टी, सर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब पिस्टन को खिसकने देना होगा। अरे हाँ सर, ठीक है बेटा। तो ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब मुझे पता था कि मुझे ये लाना है, तो मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सी पी माइनस सी वी क्या आया सर? डी यू बाई डी टी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी माइनस, ये लिख दो, डी यू बाय डी टी। सर ये तो उड़ गए, हाँ बेटा। तो ये आ गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू पी डी वी अपॉन डी टी। अब बेटा मुझे ये आर और लाना है,
कैसे लाऊं सर, इधर का तो बन गया तिकड़म। तो बेटा बाय गैस इक्वेशन आप जानते हो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, सुना है क्या? हाँ सर सुना है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी यहाँ लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। करते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे है ना। तो इसको कर लो, तो ये आ गया P dV बाई डी टी इज इक्वल्स टू, बेटा R तो कांस्टेंट है और T का डिफ्रेंसिएशन T के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर, इसको लिखा 1 हो गई, 2 हो गई, इसको लिखा 3 और इसको लिखा 4। तो बेटा आप ये देखोगे कि इसमें पी डी वी डी टी सी पी माइनस सी वी के बराबर, इसमें आर जो है पी डी वी बाई डी टी के बराबर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये मिल रहा है हमें सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, है ना बच्चों, क्या मिल रहा है? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। दिस इज नोन एज मेयर्स रिलेशन, इसी को क्या बोल देते हैं कई बार? मेयर्स रिलेशन। क्या तुम्हें समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर ठीक है, इसी को हमने क्या बोल दिया? मेयर्स फॉर्मूला या मेयर्स रिलेशन, ठीक है बच्चों। और एक और बात बच्चों कि मैंने यहाँ रिजल्ट लिख दिए हैं कि अगर सी पी सी वी आर लिखा हो, क्या लिखा हो? कैपिटल आर, तो इसका मतलब गैस किस में दे रखी है? मोल में। तो बेटा आर जब आएगा जब सीपी और सीवी किसकी यूनिट हो? वर्क की मतलब जूल। अगर सीपी और सीवी की जो वैल्यू है, मतलब ये जो चीज़ है, ये दोनों ये जूल में हो तो कैपिटल आर आएगा, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और सीपी माइनस सीवी आर बाई जे, जे का मतलब होता है जूल, मतलब वो कैलोरी वाला, 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। तो वहाँ पर अगर यूनिट्स पहचानो, हीट में दे रखी हैं, हीट की यूनिट होती है कैलोरी, अगर उसमें दे रखा है तो आर बाई जे करना पड़ेगा, है ना बेटा। अगर इम्पॉर्टेंट ये सब किस में है? किस में हो? जब मोल में हो, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में। फॉर 1 ग्राम, अब आ गई ग्राम की बात, किसकी आ गई बच्चों? ग्राम और मोल में फ़र्क है ना बच्चों। अगर ग्राम में बोल दिया है तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू स्मॉल आर, और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई जे। स्मॉल आर का मतलब यहाँ लिखा हुआ है वही सेम है, यहाँ तो ये हीट की यूनिट होनी चाहिए और ये वर्क की होनी चाहिए, वो तो सेम है, बट आर की वैल्यू क्योंकि ग्राम दे देना तो स्मॉल आर का यूज़ करना, और मोल दे दे तो कैपिटल आर का यूज़ करना, और स्मॉल आर की वैल्यू होती है कैपिटल आर बाई एम, मतलब टोटल मास अपॉन गैस कांस्टेंट, 1 ग्राम ऑफ गैस कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा यूनिट, मतलब 1 ग्राम के साथ आ जाएगा। टोटल गैस कांस्टेंट का टोटल मास का डिवाइड लगा लिया तो 1 ग्राम का आ जाएगा। तो ये वाले फॉर्मूले कब यूज़ करने हैं वो लिख दिए, और ये वाले कब यूज़ करने हैं वो लिख दिए। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल्स टू गामा, इसका नाम होता है गामा। सर क्या है ये? आगे बताऊंगा, अभी तो इसको याद कर लो कि सी पी बाई सी वी जहाँ भी देखो वहाँ क्या लिख दोगे? गामा लिख दोगे। अब हम बात करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, है ना, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। तो बेटा ये 4 तरह के प्रोसेस होंगे। पहला होगा बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब होगा दिस काइंड ऑफ processes the temperature remain constant, टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो वो सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल। दूसरा एडियाबैटिक, है ना,
एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सच काइंड ऑफ प्रोसेस आर नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस आएगा बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस। ये सब आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो बच्चों। आइसोबारिक मतलब व्हेन देयर इज प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर कैसा रख दें, कांस्टेंट रख दें, और फिर कोई भी कार्यक्रम करें, प्रेशर को ना बदलने दें, तो वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे आइसोबारिक। और चौथा और लास्ट आइसोकोरिक मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कि वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। तो बच्चों ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं पहले। वॉल्यूम मतलब पिस्टन को रोक दो भाई, फैलने ही मत दो तो वॉल्यूम कांस्टेंट, फैलने दे दो तो प्रेशर कांस्टेंट, है ना बेटा। तो ये सब चीज़ें 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये स्कूल में पूछे जा सकते हैं, तो एक एक करके करते हैं। पहला काम करते हैं बच्चों, इम्पॉर्टेंट लिख लो आप अपनी कॉपी में भी। तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इन, सबसे पहले करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस, सबसे पहला, या प्रोसेसेस क्यों लिख दिया, प्रोसेस, ठीक है बेटा। सबसे पहला तो इसको ध्यान से देखो आप, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है, देखो, है ना बेटा। हाँ, ये हमने बना ली पिस्टन, क्या बना लिया, ये पिस्टन बना लिया, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, पिस्टन बना लिया, ठीक है। और इसमें हमारा पिस्टन यहाँ पर है, ये रहा, इसमें कोई भी गैस हमने भर दी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या करें सर, तो इसमें हम लोग इसको आइसोथर्मली करना चाहते हैं। तो आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए तुम लोग एक बार बताओ कि मैं इसको खिसकने दूं कि नहीं दूं। बेटा अगर तुम यहाँ से हीट अगर एंटर हो रही है, मान लो इफ सपोज द हीट एंटर्स फ्रॉम द लोअर पार्ट, यहाँ से हीट एंटर हो रही है अगर, तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बता दो। सर आपको ना इस पिस्टन को ऊपर खिसकने देना होगा। वो अगर पिस्टन ऊपर खिसक गया तो गैस फिर एक्सपेंड हो जाएगी, उसका टेम्परेचर कम। एक चीज़ ध्यान रखना, गैस एक्सपेंड होती है ना तो उसका टेम्परेचर घटता है, और गैस कंप्रेस होती है ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको साइड में कहीं लिख लो, है ना बेटा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सर अगर हमें वर्क डन इन आइसोथर्मल करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको बेटा डिराइव करने वाले हैं। देखो कैसे, तो हमने लिखा वी नो दैट, सर हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट पी डी वी, बहुत बढ़िया सर, सुकून मिल गया बेटा। इसका इनिशियल प्रेशर लिखा P1, वॉल्यूम लिखा V1, टेम्परेचर लिखा T1, और मान लो कुछ समय बाद पिस्टन यहाँ आ गया, है ना बट यहाँ आ गया पिस्टन, खिसक गया, तो अब नया जो हो गया प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, बट टेम्परेचर क्या रहा T1। सर कैसे 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 बेटा, क्योंकि तूने गैस को एक्सपेंड होने दे दिया तो टेम्परेचर घट गया, मतलब टेम्परेचर सेम रहा, मतलब रिमेन सेम रहा, है ना, तो घटता है बढ़ता है। अब जैसे देख, तो तू बोलेगा सर घटता है, यहाँ तो लिखा है एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब टेम्परेचर घटता है। अरे बेटा लगातार हीट भी तो दे रहा है, तो ये ऊपर जाते आ रहा है और इसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आई बात समझ में, ऐसे मत सा करना कि हाँ सर ये क्या बोल रहे हो आप। तो बेटा सेम रह रहा, सेम रह क्यों रहा है,
क्योंकि तुझे ये पता चल चुका है कि सर लगातार हीट भी तो आ रही है। अच्छा ये बात है। तो बेटा यहाँ तक आ गए अपन। अब यहाँ के बाद फिर अपन कैसे करें सर, अब इसको क्या करें क्या करें क्या करें। तो हमने एक दिमाग लगाया है आप कि हम तो ये जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कि वी नो दैट कि बेटा एक रिलेशन होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। सर ये हमने कहाँ पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा। तो यहाँ से अगर तू P की वैल्यू निकाल ले तो वो आ रही है एन आर टी बाय वी। बहुत बढ़िया सर। सर आपने ऐसा क्यों करा आप ये बताओ। क्योंकि बेटा यहाँ पर देख डिफ्रेंसिएशन किसके साथ चल रहा है, वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम वेरिएबल है। तो प्रेशर खुद वेरिएबल है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड कर रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो यानी ये भी वेरिएबल है, बट ये प्रेशर डिपेंड किस पे कर रही है, वॉल्यूम पे। तो हमें प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखने के लिए हमने ऐसा किया। अच्छा ये बात तो देख, डी डब्ल्यू आप साइड में लिख लेना यहाँ बादल बना के जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ आ गया बेटा एन आर टी बाय वी डी वी। बहुत बढ़िया सर। ये छोटा सा वर्क डन है, हमें तो पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना है। वेन एवर वी हैव अ स्मॉल वैल्यू एंड वी वांट टू कैलकुलेट द लार्ज वैल्यू, इन ऑल दैट केस वी यूज इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो बेटा क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर एन आर टी बाय वी डी वी। सही है बेटा। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज किया सर, V1 से V2। वर्क कहाँ से कहाँ सर, 0 से पूरा वर्क W। तो जब कुछ नहीं होता इंटीग्रेशन में, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं वही आ जाता है। इट मीन्स यहाँ W आ जाएगा। सर यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, V के। तो एन आर टी कॉन्स्टेंट बाहर निकालो। बच्चों अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आते हों तो आप मेरा इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखें, उससे आप सीख जाएंगे इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, है ना। तो यहाँ क्या बच गया बेटा, 1/v/dv। तो बच्चों यहाँ आ गया W इज इक्वल्स टू एन आर टी, और 1/v/dv का होता है बेटा log 2 द बेस e v। डब्बा बंद करते हैं, V1 से V2। फिर इसके बाद बेटा यहाँ करते हैं, ये आता है W इज इक्वल्स टू एन आर टी लॉग, बेटा लिमिट पुट करते हैं E। सबसे पहले अपर लिमिट, तो V2 माइनस लॉग E V1। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन आते होंगे ना आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा ये W इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब बच्चों इसको लिख सकते हैं log 2 द बेस E V2 बाय V1। सर कैसे लिखा बेटा, ये फार्मूला होता है कि log A माइनस log B, तो उसको लिख सकते हैं log A बाय B। मैथ्स का फार्मूला है। अगर ये ऐसा हो log A प्लस log B, तो उसको लिख सकते हैं बेटा log A इंटू B। यानी माइनस हो तो अपॉन में आता है, प्लस हो बीच में तो इंटू में आता है। अब बेटा ये नेचुरल लॉग है, ये अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर लॉग की वैल्यू देखनी है तो हम कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं एन आर टी लॉग 10 आ जाएगा बेस ई की जगह, ई मतलब एक्सपोनेंशियल V2 बाय V1। तो ये आपका एक ख़ास फार्मूला आ गया है प्यारे बच्चों, जो आपको याद होना चाहिए, है ना बच्चों। ये फार्मूला आपको याद होना बहुत जगह यूज़ होगा। मैं जगह जगह बार बार डिराइव नहीं करूँगा, सीधे सीधे बता दूंगा कि मैंने ऐसे करा है। तो आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। दिस इज़ अ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर, जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना बच्चों। पहले तो हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, होता क्या है, कैसा होता है। वैसे तो मैंने तुम्हें बताया है, बट अब थोड़ा अच्छे से और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ये होता है, देखो, इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। बहुत तेज होता है बेटा, फास्ट प्रोसेस। there is no time to exchange the
heat from system to सराउंडिंग्स। मतलब इतना तेज होता है कि ना टाइम ही नहीं देता सिस्टम से सराउंडिंग्स में टेम्परेचर चेंज होने का। मतलब सर, मतलब ये देख, ये तेरा हो गया है ना बेटा, है ना, ये तेरा सिस्टम पिस्टन हो गया, ठीक है बेटा। अब इस पिस्टन में अब हम लोग बात कर लेते हैं, देख यहाँ पे ध्यान, ये तेरा पिस्टन है, तो इसकी जो दीवारें होंगी, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, तीनों कैसी हैं? नॉट अलाउ एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, नॉट अलाउ एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई अलाउ नहीं कर रही है। तो बेटा होगा क्या, अगर तू उसको एक्सपेंड होने दे, यहाँ तक ले आए, ध्यान सुनना, और तेजी से लाए, फास्ट, कैसे फास्ट, तो तू ये फील करेगा कि इस गैस से, जो इसमें गैस भरी हुई थी, जो भी गैस इसमें भरी हुई थी, उसका टेम्परेचर गिर गया। क्यों सर? क्योंकि बेटा वो एक्सपेंड हुई, और पार्टिकल जब एक्सपेंड होते हैं और बाहर से अगर वो एनर्जी नहीं ले सकते तो वो अपनी खुद की एनर्जी यूज़ करते हैं। और एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है बेटा? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो इस एनर्जी को वो यूज़ करेंगे फैलने में, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, फैलेंगे तेज़ी से, तो ये एनर्जी घट जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम घटेगा। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, बट बाहर से एक्सचेंज ऑफ हीट ज़ीरो होगा। दैट ऑल प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब एक तो हमें समझ में आ गया ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, और दूसरी चीज़ इसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होता है, बट डेल क्यू हमेशा, डेल क्यू की वैल्यू ज़ीरो रहती है, पहली चीज़। तो बेटा एडियाबैटिक के लिए क्या होना चाहिए कि जो वॉल्स हैं वो, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक होनी चाहिए, जो एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ ना करें, और एक बहुत सडन होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल तो बताओ, तो एक एग्जाम्पल भी देख ले बेटा, जैसे बस्टिंग ऑफ टायर ऑफ ट्रक मतलब किसी न किसी का तो होगा ही ना। टायर एकदम खट, ऐसा थोड़ी होता, फट, ऐसे फट फट जाता है एकदम से, ब्लास्ट, बहुत छोटी से टाइम में। तो मतलब सारी की सारी गैस में जैसे टायर है ये, है ना बेटा, यहाँ कील लगी तो ऐसे थोड़ी धीरे धीरे फटेगा, मतलब बस्ट होगा, ऐसा नहीं। जैसे कील लगी और मान ले कील मोटी है, सारी हवा यहाँ से निकलना चाहती है, खट करके पूरा टायर फट जाएगा। इसके अंदर की सारी हवा एकदम से किस में मिल जाएगी? एटमॉस्फेयर में। किस में मिल जाएगी? एटमॉस्फेयर में। तो यानी कि टाइम ही नहीं मिला, आराम आराम से फटता। अगर ये बस्ट करता तो हवा आराम से निकलती रहती, बहुत टाइम रहता। बट दैट इज़ द सडन चेंज, मतलब ये एकदम से प्रेशर में चेंज आ गया, वॉल्यूम में चेंज आ गया, टेम्परेचर में भी चेंज आ गया, और वो टाइम कितना लगा? बहुत छोटा था, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो इसलिए बस्टिंग ऑफ टायर। अब हम इसमें बात करेंगे बेटा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो द हेडिंग इज, उससे पहले एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या सर? क्या? देख, अबे क्या? देख, अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन P, V, T। बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, इम्पॉर्टेंट। डेरिवेशन तो स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और फॉर्मूलेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना बेटा। थोड़ा छोटा फॉर्म कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो बेटा अब मैं इसको डिराइव करने वाला हूँ। तो पहला मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन P, V, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा।
टीचर्स पूछ सकते हैं स्कूल के हिसाब से तो कि भाई साहब रिलेशन डिराइव करो पी और वी में। तो बच्चों अब मैं इसको डिराइव करने वाला हूँ, देखें आप बोर्ड पर। तो है ना, तो कैसे करें तो देखो इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ये आपने सुना था? हाँ सर, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर एडियाबैटिक है तो द वैल्यू ऑफ डी क्यू मस्ट बी ज़ीरो एंड डी यू की जगह मैं लिख सकता हूँ सी वी डी टी। सर ये कैसे लिख दिया? और बस, है ना, लिख सकता हूँ बेटा। देखो आधे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ मेयर्स फार्मूला निकाला था वहाँ लिखा था सी वी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। तो बेटा डी यू इज इक्वल टू क्या हो गया? सी वी डी टी। भाई इसको इधर इंटू कर दिया ना। अच्छा सर ऐसे, हाँ, तो आप लिख लेना ये वहाँ से आया है। ठीक है सर, इसको इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये हो गया बेटा सी वी डी टी प्लस पी डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या तुम्हें समझ में आ गया? डी यू की जगह मैंने सी वी डी टी रख दिया, पी डी वी तो पी डी वी है, डी क्यू की जगह ज़ीरो। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या बच्चों? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो बच्चों, है ना? हाँ। तो सर अब क्या करें? तो अब हमने बोला कि बेटा हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट, क्या देखना अभी कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर टी। होता है कि नहीं होता? होता है सर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट सर क्यों कर रहे हैं? अभी सब समझ में आएगा। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। गलती से मैंने टाइम बोल दिया था। तो बेटा इसको मान लो, यहाँ मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकंड फंक्शन। टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, क्योंकि टेम्परेचर का पी भी बदलता है, वी भी बदलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कांस्टेंट प्रेशर पे करो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे करो, मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर चेंज करो तो ये भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल हैं तो इनका डिफ्रेंसीशन ऐसा होता है। पहले पी को ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर वी का डिफ्रेंसीशन, प्लस फिर वी को ऐसे का ऐसा, फिर पी का डिफ्रेंसीशन। ये आपने शुरू में पढ़े होंगे। और इधर क्या आ जाएगा बेटा? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी तो होता है। हाँ सर होता तो है, बट कांस्टेंट की जगह आर टी रहने दो, है ना बेटा? रहने दो, चलो छोड़ो, यही रहने दो। तो इसका करेंगे टी के रेस्पेक्ट, टी के रेस्पेक्ट में 1 होगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा बच्चों? आर। यहाँ तक की बात सही भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलने दो। तो 1/t कॉमन ले लो बेटा, 1/dt दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। तो यहाँ लिख दो पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू आर। तो बेटा आर को इधर, डी टी को इधर, तो पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर बराबर का डी टी। अच्छा सर अब समझ में आया। इसको बोलते हैं क्वेश्चन 2। तो बेटा पुट the value of dt in equation 2, है ना? तो सॉरी, इन इक्वेशन 3, एक 3 भी लिखो, इन इक्वेशन 3। तो हमें क्या मिल रहा है बेटा? देखो, है ना, यहाँ पे रख दो। तो सी वी तो है ही है, डी टी की जगह पूरी रामायण। हाँ सर, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर ब्रैकेट बंद, है ना बेटा, प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सर। अब सर एक काम करो, एलसीएम ले लो और इसको अंदर भी इंटू कर दो। तो सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस आर पी डी वी बराबर का 0 अपॉन का आर। बेटा मैंने क्या करा कि इसके नीचे 1 है तो इस पूरे का एलसीएम भी ले लिया और इसको इंटू भी कर दिया। तो देखो यहाँ 1 है ना, तो 1 का आर इंटू हो गया, ये तो है ही है, आर इंटू हो गया। एलसीएम तो पता हो, इसको उधर इंटू करो तो आपका पास आ गया सी वी पी डी वी बी प्लस
सी वी वी डी पी बराबर का 0। सही है बेटा? अरे ये भी तो रहा, हाँ, प्लस आर पी डी वी बराबर का 0। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? अब देखो मोटा मोटा इसमें पी डी वी कॉन्स्टेंट दिख रहा है, बाहर निकालो। सर इसमें क्यों? सर इसमें सर आप ना डी पी ले लेते या ऐसा कुछ। तो बेटा देखो अभी तुम्हें जादू दिखेगा, वैसे तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, बट अभी और बताता हूँ। यहाँ से पी डी वी कॉमन ले लिया तो ये आ गया सी वी प्लस आर और प्लस सी वी वी डी पी बराबर का 0। बेटा एक चीज़ देखो कि तुम मेयर्स रिलेशन जानते थे। क्या था मेयर्स रिलेशन? सर वो था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। तो बेटा इसको उधर ले जाओ तो सी पी की वैल्यू ऐसे भी तो लिख सकते हो आर प्लस सी वी। भाई ये दोनों बात एक ही तो हैं, आर प्लस सी वी, आर प्लस सी वी। अच्छा ये बात है क्या सर? यस। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? सी पी इसकी जगह। तो हमने लिखा सी पी पी डी वी। ये तो भाई पी डी वी तो ये रहा, इस पूरे की जगह सी पी लिख दिया, प्लस सी वी वी डी पी बराबर का 0। बेटा 2-3 बार करोगे ना तो पूरा डेरिवेशन याद हो जाएगा। अब हम क्या करें सर? अब हम करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय सी पी पी वी ऑन, है ना, इधर डिवाइड कर दो तो क्या आ गया बेटा? सी पी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी अपॉन 0 और इसके नीचे भी आ गया क्या? सी वी वी पी और इसके नीचे भी क्या आ गया? सी वी वी पी। क्या कैंसिल हुए बच्चों? सर यहाँ पी से तो पी गया, यहाँ पे सी वी से सी वी और वी से वी, तो सर क्या बचा वो देखो। तो बेटा आपके पास बचा सी पी अपॉन सी वी डी वी बाई वी प्लस डी पी बाई पी बराबर का 0, है ना बेटा? ये बचा आपके पास। तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि बेटा सी पी अपॉन सी वी को हम गामा बोल देते हैं, तो वी पुट इट हेयर। तो ये आ गया गामा डी वी बाई वी प्लस डी पी बाई पी इक्वल टू 0। बेटा आप क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सर आपको पता क्या चल रहा है? बेटा डी वी है, ये डी पी है, छोटा सा वॉल्यूम छोटा सा प्रेशर, जब भी छोटे से बड़े पे जाना चाहें तो उस केस में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो कर दो। हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन, है ना? तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड तो ये आ गया गामा डी वी बाई वी प्लस इंटीग्रेशन डी पी बाई पी इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दो तो बेटा गामा को बाहर, ये आ जाएगा लॉग टू द बेस वी। बेटा क्योंकि 1 बाय वी, भाई एक फॉर्मूला होता है ना, यहाँ लिख दूँ क्या? हाँ सर यहीं लिख दो, लॉग एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी बच्चों, इसको अच्छे से लिख लो। देखो ऐसे इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स का आंसर होता है बेटा लॉग एक्स। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। तो यही है, नीचे एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ भी गामा बाहर, तो यहाँ आ जाएगा लॉग पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना? सर कॉन्स्टेंट क्यों आ गया? क्योंकि बेटा हमेशा इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट आता है। भाई आपको पता होगा, लॉजिक पता होगा तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ समझाने तो नहीं बैठा मैं, क्योंकि यहाँ आएगा ही नहीं। तो सर इसको लिख सकता है लॉग टू द बेस ई वी की पावर गामा। आगे होता है ना तो बेटा उसको पावर में लिख सकते हैं, और प्लस है तो इनटू में भी लिख सकते हैं। सर ये कब बताया? अभी बताया था। ऑन रिमूविंग लॉग, बेटा लॉग को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? यहाँ आ जाएगा वी पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू, इधर वाली चीज़ एक्सपोनेंट्स में चली जाती है, तो इसको हम बोल देंगे अनदर कांस्टेंट। क्या बोल देंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड अनदर कांस्टेंट। तो हमारे पास फाइनली रिलेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
तो ये डिराइव करने के लिए मैंने आपको ये आ गया आपका रिलेशन। नाउ यू गेट द रिलेशन पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बच्चों पूरा बोर्ड ही भर चुका है ना। हाँ, अभी 2 रिलेशन और बाकी हैं। बच्चे घबराने लगे कि सर एक ही तरह बड़ा है, 2 और बाकी है। नहीं बेटा, अब 2 में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इसमें लगा था। ठीक है बच्चों, तो 2 रिलेशन और देखते हैं। अब लिखते हैं एडियाबैटिक रिलेशन, एडियाबैटिक रिलेशन। बच्चे घबराने लगे, सर ये ऐसे ऐसे डेरिवेशन आएंगे क्या? बेटा आ सकते हैं, तो आप तैयारी पूरी रखो। 2 से 4 बार करोगे ना, याद हो जाएगा। और वही मन से, टाइम पास करोगे तो नहीं आएगा। रिलेशन किस किस में बेटा? P और T में। ठीक है, तो हम जानते हैं P V इज इक्वल्स टू होता है बेटा RT। क्या होता है? RT, है ना बेटा? RT, पी वी इज इक्वल टू होता है RT। तो बेटा अब हम ये भी जानते हैं कि हमें एडियाबैटिक निकालना था। हमें एडियाबैटिक पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या निकाला था अभी? कांस्टेंट, है ना। तो अगर मुझे P और T में चाहिए, मुझे किस में चाहिए? P और T में। तो P और T में अगर चाहिए तो बच्चों मैं यहाँ से क्या करूँ कि P और T में चाहिए तो V की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इससे मुझे V की वैल्यू आ रही है V इज इक्वल्स टू RT बाई P, है ना बेटा। तो इसको इसमें रख देता हूँ, इसका नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो क्या आ गया बेटा? वी की जगह क्या आ गया? आर की पावर गामा, टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई कोई दिक्कत थोड़ी है। सर इसमें क्यों रखा? क्योंकि बेटा ये एडियाबैटिक रिलेशन है। सर ये कहाँ से आया? अरे डरना नहीं है, यहाँ से आया है ये। अच्छा ठीक है, तो अब क्या हो गया बेटा? देख P की पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो इसको ऊपर ले जा। तो P की पावर आ गई 1 माइनस गामा, और T की पावर आ गई गामा, और यहाँ तो था कांस्टेंट अपॉन इसको नीचे लिया R की पावर गामा, एंड से दिस इज़ अनदर कांस्टेंट। इसको एक और कांस्टेंट बोल दिया। सर क्यों बोल दिया अनदर कांस्टेंट? क्योंकि बेटा ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। तो बेटा ये भी एक रिलेशन हमारे पास इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है सर, ये हो गया बेटा, P और T में इतनी जल्दी हो गया। अच्छा सर, अब सुकून मिला ज़िंदगी में। दूसरा बेटा अब करते हैं V और T में। सर वही PV इज इक्वल्स टू RT। तो सर यहाँ V की वैल्यू निकाल लो, है ना। यहाँ पे हमने V की निकाल दी, यहाँ P की निकालो बेटा, है ना। P की वैल्यू आ रही है RT बाई V। इसको रख दो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में। तो रखते हैं P, तो PV की जगह ये आएगा, सॉरी P की जगह ये रख दो, तो RT बाई V। भाई इस P की जगह इस ये P है ना, ये P, इसकी वैल्यू इस P की जगह रख दी, तो RT बाई V, और V की पावर गामा तो है ही इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आ रहा है बेटा TV गामा -1, क्योंकि बेटा ये वाला V जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1, और इसकी पावर तो गामा है ही, बेस सेम होते हैं तो पावर Z होती हैं। अच्छा सर, C अपॉन R, इसको फिर बोल दिया क्या? अनदर कांस्टेंट। क्या बोल दिया बच्चों? अनदर कांस्टेंट। तो सर एक और रिलेशन आ गया है, V की पावर गामा -1, T की पावर 1 मत लिखो भले, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा रिलेशन है बच्चों? ये एडियाबैटिक सर। कौन सा रिलेशन है बच्चों? ये एडियाबैटिक सर। क्या तुम्हें समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आज का लेक्चर ही समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।